हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल डेली। आज हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाई शुड वी डिस्कस अबाउट दिस? बिकॉज असेंबली पोल्स जो 5 स्टेट्स में होनी है वो उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है और उसकी डेट अनाउंस होने के साथ ही लग चुका है पांचों राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी वो इफेक्ट में आ चुका है। देखना जरूरी है कि होता क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस होते हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है, अगर कोई पार्टी नहीं मानती है तो क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रीलिम्स के लेवल के लिए यस इट इज इम्पोर्टेंट, एंड मेंस के लेवल के लिए जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडी रिचुअल्स के बारे में हम लोग आपको बताते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। तो व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? सी, एक गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है टू कंडक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कि आपका आचार, आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए इस पूरे चुनाव के दौरान, और आपको कौन से वो कंडक्ट हैं, मॉडल आदर्श एक आचार संहिता इसको हिंदी में कहते हैं, कौन से आदर्श आचार हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। तो रिसेंटली जब इलेक्शन 5 राज्यों में, कौन कौन से राज्य हैं जिनमें इलेक्शन होने हैं? तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर, ये 5 हैं। तो सैटरडे को जब इनकी डेट अनाउंस हुई थी और कहा गया कि कोविड में भी चुनाव कराए जाएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे, क्यों इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शन को नहीं टाल सकता था? इसका रीजन मैंने एक एक्सप्लेनर बनाया था और उसमें आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका थंबनेल आपको दे दूंगा, तो आप वो क्लिक करके एंड ऑफ द वीडियो आप वहां देख सकते हैं कि क्यों इस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये चुनाव आगे पोस्टपोन किए जा सकते थे, जबकि होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो सकते हैं। उसका अपना अपना एक रीजन भी है, तो उसके बारे में वीडियो है, प्लीज आप वो देखिएगा। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट अनाउंस की उसी वक्त से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इफेक्ट में आ गया। और ये कब तक इफेक्ट में रहेगा? जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, यानी कि 10 मार्च का जो डे है, जो डिसाइड हुआ है, जिस दिन पांचों राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। जिसे अब मानना किस किस को है? पॉलिटिकल पार्टीज को मानना है और कैंडिडेट्स को मानना है जिन जिन राज्यों में वोटिंग होनी है। तो ये कौन कौन से पांच पांच राज्य हैं आपको पता है? 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश में होनी है, मणिपुर में होनी है, गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड, है ना? 4 आपके, एक आपका नॉर्थ ईस्ट में है और 3 ऊपर और एक नीचे। ठीक, तो टोटल सीट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आप जानते ही हैं, यूपी मतलब तो है ही। इसको छोटा इसको क्या कहा जाता है कि ये तय करता है कि सेंटर में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, है ना? तो ये अकेला ऐसा एक राज्य है जिसके बारे में ये बात कही जाती है। तो टोटल सीट्स, हालांकि वो इलेक्शन वो लोकसभा के लिए होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी राजनीति का जो गढ़ है वो यूपी को कहा जाता है। तो टोटल सीट्स 403, बहुत बहुत बड़ी सीट, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है 403, है ना? और टोटल इलेक्टोरल्स कितने हैं? 15 करोड़, है ना? हाँ, 15 करोड़, मुझे गिनने पड़ते हैं कभी कभी, है ना? तो हालांकि ये 2 वर्ड्स हैं, तो क्या 15 करोड़, पोलिंग स्टेशन 1,74,000, इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन है। ये मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये दिया गया था। और फेज 1 यानी 7 फेजेस में ये इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 फेजेस में होंगे, 10 फेब से लेकर 7 मार्च तक, और 3 दिन बाद रिजल्ट भी आएगा। सबसे कम सीट्स इन पांचों में कहां पर हैं? गोवा में। टोटल सीट्स कितनी है? 40, और टोटल इलेक्टोरल्स कितने हैं? 11 लाख ओनली, 11,56,000 इलेक्टर्स यहाँ पर हैं। पोलिंग स्टेशन बहुत कम है, 1722 बनेंगे, और 2 फेसेस में, सिंगल फेस में होगा, यानी कि जो फेज 2 है 14 फेब वाला, तो सिंगल फेस में यहाँ पर होगा। 14 फेब को ही यहाँ पर वैलेंटाइंस डे के दिन यहाँ पर तय होगा कि हम, यानी गोवा की जनता किसे चाहती है, उसका प्यार क्या है। ठीक है किस पार्टी को वो वोट करेगी, किस पार्टी को सबसे ज्यादा वहां की जनता प्यार करती है, तो ये 14 फेब के दिन डिसाइड होगा। तो मणिपुर में 60 सीट्स हैं टोटल, और 20 लाख वोटर्स वहां पर, पोलिंग स्टेशन 2900 के आसपास, यानी 3000 के आसपास। और
दो फेजेस में होगा, फेज 5 फेज 6, यानी कि 27 फेब और 3 मार्च। पंजाब में 117 सीट्स, बहुत ही तगड़ी राजनीति पंजाब में इस समय हो रही है, आप जानते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच से लेकर और तमाम चीजें वहां पर उठापटक चलती रहती है। तो पंजाब का बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है, देखने वाला चुनाव होगा। 14 फेब सिंगल में होगा, बिल्कुल एकदम से सिंगल फेज में चुनाव होने वाला है। उत्तराखंड 70 सीट्स, सिंगल फेज 14 फेब, यानी 14 फेब को ही ज्यादातर राज्यों में चुनाव होगा। मणिपुर में भी कराया जा सकता था, रीजन ये है कि मणिपुर थोड़ा सा अशांत, यानी कि थोड़ा सा अशांत इलाका है और पहाड़ी और माउंटेनियर्स ज्यादा है। वहाँ की ज्योग्राफी को देखते हुए सिंगल फेज में करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है और जनता भी दूर दराज इलाकों में रहती है। तो ये तय हुआ कि दो फेजेस में वहां पर चुनाव कराया जाएगा, ताकि वहाँ की टीम को भी जितने होंगे उनको भी थोड़ी सी सहूलियत हो सके। पंजाब और ये उत्तराखंड में सिंगल सिंगल फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। मणिपुर अभी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा इंटीरियर इलाका पड़ता है। खैर, तो ये था। दिस इज इन कीपिंग विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसका एम क्या हुआ, इस पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, एमसीसी का एम क्या हुआ? एम ये हुआ टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब वो कैसे होंगे? अगर आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाएंगे, किसी को खुला छोड़ देंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो नहीं सकते, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे फिर कोई सी भी सत्ता वहां पर काबिज रहती हो, है ना। तो हाउएवर, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एनी कोई इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, कोई स्टेचुटरी बेसिस नहीं है, ये केवल एक इंडिकेशनल है, एक डायरेक्शन है। ओनली अ परसुएसिव इफेक्ट, है ना। इट कंटेन्स व्हाट इज नोन एज रूल्स ऑफ इलेक्टोरल मोरालिटी, यानी कि आपकी नैतिकता पर, चुनावी नैतिकता के नियम है ये, है ना। तो लेकिन कानूनी आधार नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इस वजह से इसको इन्फोर्स करने में, मतलब इसकी इस लोग इसको मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गाइडलाइंस का पूरी तरीके से फॉलोइंग नहीं होती है, फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है, एक मोरालिटी बेस की थिंग है कि आपको ये माननी चाहिए। एक होता है, अगर स्टैट्यूटरी बेसिस होता है तो हम बोलते हैं ये मानना होगा, जैसे आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, है ना, ये हुआ आपका स्टैट्यूटरी बेसिस, क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। लेकिन आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चाहिए का मतलब होता है कि, मतलब ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चाहिए का मतलब होता है कि एक आदर्श स्थिति है, आपको ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब कि स्टैट्यूटरी बेसिस है वहाँ का। तो होगा और चाहिए, दीज आर द टू टर्म्स। तो ये चाहिए वाला चीजें हैं सारी की सारी। इवोल्यूशन कब हुआ था इसका? सबसे पहले 1960 में केरला में एक असेंबली इलेक्शन हुआ था। वहां पर एमसीसी, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो जड़ें मिलती हैं वो केरला में मिलती हैं, असेंबली इलेक्शन में 1960s में, व्हेन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स। ठीक है। उसी के बाद 1962 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सारी रिकॉग्नाइज पार्टीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट कर दी और कहा कि इनका पालन किया जाना चाहिए। इट वॉज इन 1991, आफ्टर रिपीटेड फ्लाउटिंग टू द इलेक्शन ऑफ नॉर्म्स एंड कंटिन्यूड करप्शन, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि अब एमसीसी को ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है। आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ा सा, मेरे को कफ एंड कोल्ड है, इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बीच बीच में कुछ। तो इसमें क्या है, 8 प्रोविजंस होते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे इलेक्शन कमीशन की, तो आपको लंबे चौड़े 8 ये प्रोविजंस मिलेंगे। और उन 8 प्रोविजंस में मैंने उसमें से कुछ कुछ लाइंस निकाली हैं, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला होता है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट क्या होता है? मतलब सामान्य सा, कि भाई कि आपके प्रोग्राम्स, पास्ट वर्क, यानी कि आप कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स को ध्यान में रखकर वोट सिक्योर नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं किसी को अनवेरिफाइड रिपोर्ट को लेके, कि भाई आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, अनवेरिफाइड है, और आपने किसी को खड़े होकर ललकार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं किसी को, इंटिमिडेट कर रहे हैं वोटर्स को, ये सारी चीजें प्रोहिबिट है। अब ये कितनी प्रोहिबिट होती हैं, मतलब ये आपको
सोचना है। लेकिन हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि आपको ब्राइब नहीं करना चाहिए, इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए वोटर्स को, और अपने सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स। अब ये होता है या नहीं होता, मतलब मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज ये ऑनलाइन जा रहा है, आप तय कर सकते हैं इस चीज को, हम सबको पता है ये कितना फॉलो होता है ना। मीटिंग्स, पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए लोकल पुलिस अथॉरिटी को कि भाई इस वेन्यू पे इस टाइम पे हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। प्रोसेशंस में दो और दो से ज्यादा कैंडिडेट अगर प्रोसेशन प्लान करते हैं सेम रूट पर, ऑर्गेनाइजर को जो है एडवांस में उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि कोई क्लैश ना हो, ठीक है। कैरिंग एंड बर्निंग एफिजीज एंड एफिजीज रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अलाउड, ठीक है ना। पोलिंग डे पे ऑल ऑथराइज्ड पार्टी वर्कर जितने भी हैं पोलिंग बूथ पर, उनको एक सूटेबल बैच और आईडी कार्ड दिया जाना चाहिए, और आइडेंटिटी स्लिप्स जो वोटर्स को दी जाएंगी शुड बी ऑन प्लेन और वाइट पेपर, एंड उन पे कोई सिंबल नहीं होगा, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं होगा, नेम ऑफ द पार्टी। हालांकि अब तो वीवीपीएटी आ चुका है, तो ये सारी चीजें काफी अलग हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जितने भी ऑथराइज पार्टी वर्कर्स जो पोलिंग बूथ पर उस टाइम खड़े रहते हैं, उनके पास एक सूटेबल बैच और आईडी कार्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि जो फर्जी वोटिंग बीच में हुआ करती थी, वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेके ये सारी चीजें पोलिंग बूथ के लिए लेकर कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि ओनली वोटर्स एंड दोज विद अ वैलिड पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन वही अलाउ कर सकते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, बाकी सब पोलिंग बूथ के बाहर रहेंगे। ऑब्जर्वर के लिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करेगा, ताकि कोई कैंडिडेट को कुछ गड़बड़ी लगती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपोर्ट कर सके कंडक्ट को लेके इलेक्शन के रिगार्डिंग। पार्टी इन पावर जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसके लिए कहा गया कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया 1979 में, और कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली पार्टी इन पावर के लिए कहा गया कि मिनिस्टर्स जो है अपने ऑफिशियल विजिट को इलेक्शन के काम के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो ऑफिशियल मशीनरी का यूज माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज ऑफिशियल मशीनरी फॉर योर इलेक्शन पर्पस। नाउ मिनिस्टर एंड अदर अथॉरिटीज मस्ट नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट। आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप किसी भी पुल का, सड़क का, सीवर लाइन का, इसका उसका आप जाके अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई ग्रांट नहीं दे सकते हैं, कोई ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई प्रोविजन नहीं निकाल सकते हैं, यानी कोई भी नई पॉलिसी आप जारी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी चीज का उद्घाटन कर सकते हैं। बाकी पार्टीज के लिए कहा गया कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी है, जो पार्टी इन पावर है वही उसका यूज करेगी, दैट शुड बी ओपन टू ऑल द पार्टीज, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस पार्टी इन पावर के ऊपर लगाए गए थे। अगला आठवां और अंतिम पॉइंट है इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके, जो कि 2013 में ऐड किया गया था, और ये गाइडलाइंस प्रोहिबिट करती हैं फॉर मेकिंग एनी प्रोमिसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस, ताकि मतलब जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ना मिल सके वोटर्स को। और ये सजेस्ट करता है कि मैनिफेस्टो में उन्हीं प्रोमिसेस को इंडिकेट किया जाए जो कि अचीव हो सकते हैं। यानी कि कोई आप अ, हिंदी में एक वर्ड होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि मैं अगर बोलूं कि अ, मैं अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, और मैं 2 घंटे या 4 घंटे रोज पढ़ता था, दैट मीन्स कि आप मुझ पर बिलीव करेंगे कि मैं पढ़ता था। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में 24 में से 23 घंटे पढ़ाई की और मैं केवल 1 घंटा सोता था, तो दिस इज नोन एज अतिशयोक्ति अलंकार, की जो पॉसिबल नहीं है और बढ़ा चढ़ा के बात को बोलता है। तो मैनिफेस्टो में आप बढ़ा चढ़ा के प्रोमिस नहीं करेंगे, केवल उन्हीं प्रोमिस को करेंगे जो कि अचीव हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंडिकेट, यानी अनड्यू मतलब एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं ना, अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में आप 15 लाख, खैर छोड़ो, है ना। तो तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एमसीसी डज नॉट, समझ तो गए ना आप लोग। तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और करती है। कितना करती है ये आप लोग जानते हैं। तो सर्टेन प्रोविजन में भी, हालांकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस कुछ टाइप का होता है, तो जाहिर सी बात है वो आईपीसी की 1860 के तहत ही आएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही आएगा, है ना। या फिर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का अगर उल्लंघन करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं उन लाइंस को, तो आप आपके तहत आपके ऊपर रोपा के तहत, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कहने का मतलब ये है कि
इस पूरे कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ-कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पे जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं उन प्रोविजंस को जो कि आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और रोपा के तहत आते हैं, ठीक है? यानी कि कुछ धाराएँ ऐसी हैं जो केस हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। नाउ इन 2013 द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस रिकमेंडेड दैट इनको लीगली बाइंड कर देना चाहिए और रिकमेंड किया कि एमसीसी शुड बी अ पार्ट ऑफ आरपी एक्ट 1951। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए मना कर दिया कि लीगली बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर आप लीगली बाइंड करेंगे तो जो कि इलेक्शन वैसे भी 40-50 दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं मैक्सिमम, है ना? और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, उसमें रिजल्ट आएगा नहीं आपका, और रिजल्ट आएगा नहीं और वो इन्फोर्स हो नहीं पाएगा लॉ के थ्रू। तो या तो आप कुछ ऐसा करें कि 30 दिन के अंदर भाई आज केस हुआ, आज उसने इलेक्शन कमीशन, आज उसने इस मोड एमसीसी का उल्लंघन किया और कल को आपने उस पे केस किया, तो या तो आप ऐसे करें, स्पीडी ट्रायल करें कि भाई 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, तब तो वो आगे का प्रोसीजर हो सकता है। अदरवाइज़ 30 दिन में इलेक्शन ही खत्म हो जाएँगे, उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, तो वो इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यू यू कांट मेक इट लीगली बाइंडिंग। हालाँकि जो लेटेस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है सी विजिल मोबाइल ऐप का, तो व्हाट इज़ सी विजिल मोबाइल ऐप? ये मोबाइल ऐप है, थ्रू व्हिच ऑडियो विजुअल एविडेंस ऑफ मैल प्रैक्टिसेस कैन बी रिपोर्टेड। तो ये था पूरा का पूरा व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लेके आया हूँ और इसी स्लाइड के अंदर, इसी पूरे वीडियो के अंदर उसका आंसर भी है, दैट व्हिच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? ऑप्शंस आर केरला, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ए बी सी डी। कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने आदर्श आचार संहिता को लागू किया था? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी? केरला, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। मैंने आपको स्लाइड में बताया भी था और अब मैं नहीं बताने वाला, इसलिए आप वापस देख लीजिएगा और आप मुझे आंसर बता रहे हैं इसका। एंड व्हाट इज सी विजिल ऐप? ये दो चीजें आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो ये था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आपको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बातें कैसी लगती हैं? शुड इट बी लीगली बैक होना चाहिए? शुड इट बी लीगली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए, या फिर जो इलेक्शन कमीशन का कहना है वो सही है? अगर आप इसके बारे में कुछ सोचते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आप सिविल स्टडी का यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।